तो आज हम क्या एक नया अध्याय की तरफ चलते हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले अब लिखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। कितना बोले हम लोग? दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको क्या करना है, आज हम लोग इसको सीखते हैं कि पहले ये जानते हैं कि आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, समझ गए। फिर उसके हम लोग उसको हल करने का कौन कौन विधि होता है, उस सब के बारे में हम लोग आज बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए दो का मतलब समझ रहे हैं, एक दो नहीं समझते हैं। दो का मतलब चर क्या होता है ना, चर पता है क्या होता है? अल्फाबेट, जितनी भी अल्फाबेट है ना वो सब के सब क्या होते हैं? चर कहलाते हैं ना। अल्फाबेट को क्या कहते हैं? चर कहलाते हैं ना। तो यानी कि मतलब यहाँ से ये दो शब्द से हमें ये पता चल गया क्या होगा, दो अल्फाबेट होगा। दो क्या होगा? अल्फाबेट होगा। वाले रैखिक का मतलब रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं जिसपे पावर नहीं होता। रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? जैसे पावर, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, या वाई क्यूब हो गया, या वाई टू द पावर 4 हो गया, या एक्स टू द पावर 4, ये सब बिल्कुल नहीं हो, है ना। ये सब बिल्कुल नहीं हो। क्या होगा? उसमें पावर होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे 2x + 3y + 5 इक्वल टू क्या हो गया? इसमें आपको पावर दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं ना। दो को चर दिख रहा है। कौन कौन दिख रहा है? एक x से दूसरा, एक x से दूसरा। तो क्या हम इसको, है ना, क्या इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे? क्या इसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही चर है, नहीं है। इसमें कितना चर है? कौन है? वो भी x नहीं है। इसमें दो चर है? नहीं है। ये क्या हो गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक चर वाला रैखिक समीकरण। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो ax + by + c इक्वल टू क्या होता है? 0। तो फॉर्मेट हो गया ये ax + by + c इक्वल टू 0, जहाँ a b तथा c क्या है? पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है ना। पूर्णांक का मतलब वो डिजिट हो सकता है ना, चाहे माइनस या प्लस में जो भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है ना। माइनस या प्लस में जो भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। यहाँ पर यहाँ a है ना, a के जगह पे क्या होगा? कोई नंबर हो सकता है, b के जगह पे भी क्या होगा? नंबर, और c के जगह पे भी कोई नंबर। समझ गए? तो x के साथ जो भी रहेगा वो a कहलाएगा, y के साथ जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। और अगर x y के साथ अगर सिंगल कोई रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? c कहलाएगा ना। x y अगर नहीं है, सिर्फ क्या है ना, डिजिट है सिर्फ, तो वो क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। तो आपको यहाँ पता चल गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में उसका जो फॉर्मेट होता है क्या होता है? वो ax + by + क्या होता है? c होता है ना, प्लस c इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं आएगा तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा, याद रखना ना, 0 आना जरूरी है। अब हम एक चीज यहाँ पर लिख लेते हैं। अब लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। देखिए रैखिक समीकरण का हल से आप क्या समझते हैं? लिखिए फटाफट, आंसर लिखिएगा। चारों x तथा y रैखिक समीकरण का हल से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन होगा रैखिक समीकरण का हल से आप क्या समझते हैं? क्या लिखे? चारों x और, पहले क्वेश्चन लिख लिए ना, रैखिक समीकरण का हल से आप क्या समझते हैं? लिखिए चारों x और, चर होता है ना, उसी में लिखोगे चारों x और y का कोई युग्म, चारों x और y का कोई युग्म, चारों x और y का कोई युग्म, लिख लिए, मान जो ax + by
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिख लिए। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू या ax प्लस by इक्वल टू c को संतुष्ट करता है देखिए, को संतुष्ट करता है, उसे इसका हल कहते हैं। उसे इसका क्या कहते हैं? हल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हो गया कि यानी x और y का, है ना, x नहीं बाबू जाइए, ठीक है, x y है, देखिए क्या बोल रहा है, x और y, ये क्या, एक चर वाले ना, दो चर वाले, कौन से हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर है, एक कौन सा, x और एक y है। ये x y का कोई भी ऐसा मान, है ना, कोई भी ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। इस समीकरण को, कहने का मतलब ये हो गया, x और y का कोई ऐसा वैल्यू से पुट करेंगे जिसको जोड़ घटा गुना भाग करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना। x y का कोई भी ऐसा मान जिसको जोड़ घटा करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वैसा मान इस समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। वैसा मान इस समीकरण को क्या कहलाता है? हल कहलाता है। अब समझ में आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इनको हल करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। कितने तरीके हैं इनको हल करने के लिए? एक दो तरीके होते हैं। एक है आलेखीय विधि, एक कौन सा है? आलेखीय विधि, और दूसरा जो होता है वो होता है बीजगणितीय विधि, है ना, बीजगणितीय विधि। दो प्रोसेस है, एक कौन सा है? एक तरीका क्या है? एक विधि से आप क्या कर सकते हैं? आलेखीय विधि से इसको हल करेंगे। समझिए, लिखना नहीं है, ठीक है, समझिए इसको। आलेखीय विधि कहाँ से है? ठीक है, क्या बोले हम? इसको, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को क्या कर सकते हैं हम लोग? दो तरीके से हल कर सकते हैं। कौन सा? एक है आलेखीय विधि, एक कौन सा है? आलेखीय विधि, और दूसरा तरीका जो है ये है बीजगणितीय विधि। एक कौन सा विधि है? आलेखीय, समझते हैं ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्राफ, है ना। ये ग्राफिकल मेथड हो गया और ये हो गया अलजेब्रिक मेथड, नहीं हो गया। अब ये बीजगणितीय, इसका तो आगे ग्राफ तो होता है बहुत सारा प्रकार से, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही प्रकार से पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन बीजगणितीय विधि जो है आगे चलकर 4 भागों में, ठीक है, हालांकि और भी भाग होता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको क्या 4 भाग का नाम लिखा देते हैं, समझे। नहीं तो और भी होता है, लेकिन आपको पढ़ना जो है वो 3 ही भाग पढ़ना है। कितने भाग पढ़ना है? 3 तरीका पढ़ना है। उसको हम बता देंगे कौन कौन 3 तरीका। तो पहला लिखिए आप, पहला विधि लिखिएगा, बीजगणितीय में लिखिएगा। पहला में क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि। पहला विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि। क्या होता है? विलोपन। तीसरा होता है वज्र गुणन विधि, है ना, वज्र गुणन विधि। चौथा लिखेंगे हम लोग तुलनात्मक विधि। और भी होता है, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब होगा जरूरत पड़ेगा तो हम पढ़ा देंगे, समझ गए। तीसरा क्या, चौथा क्या लिख दिए हम लोग, लेकिन ऊपर से हम लोगों को यहाँ पर 3 ही विधि पढ़ना है ना। कौन कौन विधि पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि, तीसरा क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणन विधि। ये तीनों तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहला जो विधि है हल करने का, कौन सा है वो? आलेखीय विधि। सबसे पहला क्या है? आलेखीय। दूसरा क्या है? बीजगणितीय। बीजगणितीय आगे चलकर 4 भागों में बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? बीजगणितीय आगे चलकर कितने भागों में बढ़ गया? 4 भागों में बढ़ जाता है। तो हमने सबसे पहला कौन सा विधि है ये बताइए? आलेखीय विधि। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको आलेखीय विधि से क्या करते हैं? हल करने का प्रयास करते हैं, समझ गए। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको आलेखीय विधि से क्या करते हैं? हल करने का प्रयास करते हैं।
चलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन, तो जब भी इसमें देगा ना तो पेयर में देगा, है ना। कैसे क्वेश्चन देगा? पेयर में देगा, मतलब दो क्वेश्चन एक साथ। जैसे क्या होगा, एक होगा x + 3y = 5 हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है x - 2y = 2 हो सकता है, भी हो सकता है। तो दो समीकरण देगा, जब भी देगा क्या आएगा, दो वो चर है तो दो समीकरण देगा। इसी में अगर 3 चर वाला आ जाएगा तो 3 समीकरण देगा, है ना। और एक चर वाला होगा तो एक ही समीकरण से हम लोग हल कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। जब दो चर रहेगा तो कितना समीकरण देगा? 2 गो। एक चर वाला रैखिक समीकरण में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से है, इसमें देखिए एक ही को समीकरण दिया और इसको हम लोग आराम से हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में नहीं चला गया, तो x बराबर क्या हो गया -5/2, यानी x का ऐसा मान जो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, वही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। वही इसका क्या कहलाया, हल कहलाया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर दो चर वाला है, इसलिए दो समीकरण साथ में देगा। दो समीकरण क्या देगा? साथ। पहले कौन सा विधि से सीखे हम लोग? आलेखीय विधि। कौन सा विधि है? आलेखीय विधि। आलेख मतलब क्या होता है? ग्राफ। नहीं, ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदु चाहिए। नहीं, ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग जैसे है ना पेज होता है, इसमें खींचते हम लोग पहले x अक्ष y अक्ष खींचते हैं ना, तो जहाँ पर कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, और इधर से -1 -2 -4 -5 -6 चलते हैं ना, इसी तरह से ऊपर नीचे चलते हैं ना। तो इसके ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? बिंदु चाहिए, यानी x और y का हल चाहिए। x और y का, तभी आप क्या कर पाएंगे, ग्राफ खींच पाएंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये समीकरण एक और ये समीकरण, तो बारी बारी से दोनों समीकरण में क्या करेंगे, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा जितना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सटीक आंसर चाहिए तो आपको 3 निकालिए। कितना वैल्यू निकालेंगे? 3। तो पहले कहाँ से चलेंगे हम लोग? समीकरण यहाँ लिखिए, समीकरण एक से। एक में क्या है, x + 3y = कितना? 5। आपको क्या निकालना है? x का, है ना। यहाँ एक बॉक्स बना दीजिए, इस बॉक्स में एक जगह लिख दीजिएगा x, दूसरा जगह क्या लिख दीजिएगा? कितने बॉक्स बनाए हम? 1 2 3 मान निकालना है ना। कितना निकालना है? यहाँ से आंसर जो होता है ना, वो गलती होने का चांस कम होता है। बनाने के लिए आप 2 से भी बना लीजिएगा, है ना। बनाने के लिए आप 2 से भी बना सकते हैं, लेकिन 3 निकालिएगा मेरे हिसाब से। अब अगर हम x का मान निकालेंगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट कर देंगे। y का क्या करेंगे? कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। प्लस में कीजिए, माइनस में कीजिए, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं y का वैल्यू क्या मान लें? 0 से स्टार्ट करेंगे। y का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो x + 3y = कितना? x का तो वैल्यू पता नहीं। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। और ये बनाइएगा ना, सॉलिड 5 नंबर है। ग्राफ में सीधा एक क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर में पूछता है। हर साल लगभग पूछ ही देता है, इतना याद रखिए, ये ग्राफीय विधि से हल करने का, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, कोई भारी नहीं है। क्या करेंगे, x का वैल्यू हमने लिखा नहीं, निकालना है। यहाँ प्लस है, प्लस डाल दिए। 3 × y का वैल्यू कितना लिए हैं, और बराबर कितना हो गया? तो x + 3 × 0 बराबर कितना हो गया? x बराबर 0 उधर जाएगा ना, माइनस में चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हमने क्या लिया? 0। और जब भी निकालिएगा वैल्यू, ये पूर्ण संख्या में निकालिएगा, बट्टे वाला नहीं लीजिएगा, है ना। जैसे कहीं 5/2 आया तो उसको छोड़ देना, ठीक है। बट्टे वाला जब भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? इग्नोर कर देना है, यानी छोड़ देना। तो अब लिखिए क्या, y का वैल्यू क्या लिए? x का कितना आया? नहीं आया। इसी प्रकार से हम लोग y का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। क्वेश्चन क्या है? x + 3y = कितना है? x + 3 और y की जगह पे क्या लिखेंगे? बराबर कितना हो गया? x प्लस कितना? 3 × 1 3 होता है, बराबर कितना? x बराबर कितना हो गया? प्लस से उधर गया तो नहीं, 5 - x का वैल्यू कितना हो गया? आपने क्या लिया? 1 आया क्या? इसका x नहीं, अब हम +1 लिए ना, -1 भी ले सकते हैं। -1 नहीं लेके हम लोग -2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये कितना है? 5। आपका ग्राफ का कॉपी का वृत्त देख लीजिएगा, चौड़ाई कितनी है, कितना लंबा चौड़ा जा सकता है, उसी हिसाब से वैल्यू पुट करने का कोशिश कीजिएगा। नहीं फिर ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा तो कॉपी के बाहर बिंदु मिलेगा, तो फिर खींचेंगे कैसे? खींचने में दिक्कत होगा ना। इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने कॉपी के चौड़ाई के हिसाब से ही वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, फिर माइनस में चल जाएंगे कुछ,
नहीं, -1 -2 -3, यही 5 7 10 तक तो काफ़ी है, 10 के अंदर ये सब बन जाएगा लगभग। तो y का वैल्यू हमने क्या लिया है, -2, नहीं क्या लिए हैं, तो क्वेश्चन के x + 3y = कितना, x बराबर कितनी, x प्लस कितना 3 इंटू कितना -2 = कितना हो गया, x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, x बराबर 5 और ये माइनस उधर ही है तो x बराबर कितना हो गया 11। ज़्यादा नहीं हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 11 ज़्यादा हो गया ना। इसको हम लोग रिजर्व पे रख देंगे, दूसरा कोई मान लेते हैं कि इससे कम आ जाए, नहीं आ जाए तो कम आ जाए, क्या ले लें, y का वैल्यू लेके चले, क्या लेके चले, -2 में ज़्यादा हो गया, 2 में हो सकता है कम आ जाए। तो x प्लस क्या है 3y = कितना है, x + 3 इंटू क्या हो गया, बराबर कितना हो गया 5, तो x + 3 में कितना 6, बराबर कितना हो गया, x बराबर क्या हो गया 5 - 6, x का वैल्यू, अच्छा ये छोटा हो गया, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो x y का वैल्यू हमने क्या लिया, y का वैल्यू यहाँ पर लिखिएगा 2 और x का क्या निकला, एक समीकरण हो गया ना, एक समीकरण हो गया ना। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण को भी निकालेंगे, इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण को भी क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, यहाँ हम समीकरण 2 ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, x - 2y = 2। चलिए हम y का मान 0 से स्टार्ट करेंगे, y का मान कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो x - 2y = क्या हो गया, 2x - 2 इंटू 0 = x - 2 इंटू 0 क्या इक्वल टू क्या हो गया, तो x = 0 प्लस x = क्या हो गया, हमने क्या लिया, जल्दी बताइए, हमने क्या लिया, क्या लिया, किसका 0 लिया, y में लिखेंगे 0, आया क्या 2, फिर y का क्या ले लें हम, बताइए जल्दी से, आप ही बताइए, 1 ले नहीं, y का क्या ले ले, 1 ले ले। क्वेश्चन क्या है, x - 2y = क्या है, तो x - 2 इंटू y का वैल्यू बताइए, बराबर कितना हो गया, तो x - 2 = x, ये माइनस उधर गया कहाँ जाएगा, तो x बराबर, ये बराबर 2 आ गया, अब ये माइनस से उधर गया तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 4 चल सकता है ना, तो कितना लिए हमने, आया कितना 4 है ना, आया कितना, अब क्या ले ले बताइए, -1 लेके देखें, -1 लेके देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन क्या है, x - 2y = क्या हो गया 2, x - 2 इंटू y के जगह पे क्या है -1 लिखिए, बराबर में क्या हो गया, x बराबर माइनस क्या हो गया, x बराबर -2 बराबर क्या हो गया, नहीं हो गया। अब ये +2 उधर जाएगा, क्या बनेगा, तो पहले से 2 है, पहले से क्या है, तो ये प्लस उधर जाएगा, क्या बनेगा -2, क्या बनेगा, तो x बराबर क्या हो गया 0। हमने क्या लिया, किसका वैल्यू, y का -1, ये क्या आ गया, बताइए कहीं कंफ्यूजन नहीं ना। अब इसी वैल्यू को लेकर हम कहाँ आएंगे, ग्राफ का पेज पर आएंगे। इस तरह से एक लाइन है ना, ऊपर से नीचे और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। जो लेफ्ट से राइट की तरफ होता है उसे हम लोग x मान लेते हैं, नहीं, और जो ऊपर से नीचे होते हैं उसे हम लोग y अक्ष कहते हैं, नहीं कहते हैं। ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष हो गया, और जहाँ पर एक दूसरे को काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ से राइट जाएंगे तो प्लस में, और यहाँ से मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में, है ना, मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो भी प्लस में, और मूल बिंदु से नीचे जाएंगे तो माइनस में जाना है। कहाँ जाना है, माइनस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x, इसको x डैश ले लीजिएगा, इसको y डैश। पहला समीकरण की तरफ चले, 3 वैल्यू निकाले हैं। पहला क्या है, y का वैल्यू और x का वैल्यू, y का वैल्यू और x का वैल्यू। पहले x का खोजे या y का खोजे, किसी का खोज लीजिए सर, नहीं क्या दिक्कत है, किसका खोजे बताइए, x ये अक्ष है, x कौन सा अक्ष है, ध्यान दो यहाँ, x कौन सा अक्ष है, इस पर 5 कहीं दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 5 यही दिख रहा है ना। और y का वैल्यू कितना है, y का 0 कहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। तो यहाँ से और इस बिंदु को अगर मिलाएंगे तो यही आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा, कहाँ आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5 0, क्या लिखेंगे, x का मान 5 और y का मान, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है,
x का मान 2 और y का मान 1। x का मान, ये x का 2 यहाँ है और y का 1, इन दोनों को सीधा करेंगे तो यहाँ आएगा, नहीं आएगा? नहीं, ये 2 है ना, इसको और 1 यहाँ है, तो इसको भी सीधा करेंगे तो यहाँ जाएगा और इसको सीधा करेंगे तो इन आएगा। तो इस बिंदु का क्या नाम हो गया? 2, 1। अब दूसरा बताइए क्या है? x का मान और y का मान 2, x का मान -1 यहाँ है और y का मान, इसको भी थोड़ा ऊपर करेंगे और इसको भी इधर करेंगे तो यहाँ आ गया, नहीं आ गया? तो क्या हो गया? 2 -1। अब देखिएगा इन तीनों लाइन को मिलाइएगा, तीनों लाइन एक सीधा में आना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है? अगर यहाँ से स्केल रख के खींचना शुरू करें तो क्या एक सीधा में नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना? और हर हाल में एक सीधा में आना चाहिए। अगर जरा सा भी बिंदु ऊपर नीचे हुआ तो इसका मतलब आपका गलत है ना? ये तीनों बिंदु कहाँ आना चाहिए? एक सीध में। एक समीकरण का तीनों बिंदु एक सीध में आना ही आना चाहिए। अगर एक भी बिंदु छूट रहा है इसका मतलब आप गलत बना रहे हैं। अब बताइए, ये जो लाइन खींचे कौन सा समीकरण था? एक में कुछ तो लिखा होगा। इस समीकरण की लाइन के ऊपर लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है? x + 3y = एक समीकरण कंप्लीट। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा में क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x का मान क्या है? x का मान 2 यहाँ है और y का 0। खींचेंगे तो यही आएगा, नहीं आएगा? 2, 0। दूसरा क्या आया बताइए? 4 और 1। x का मान कितना? 4। x का मान और y का मान, इसको सीधा करेंगे तो सीधा इधर आएगा और 4 को करेंगे तो ये यहाँ आ गया, नहीं आ गया? ये हो गया आपका 4 और 1। दूसरा क्या है? x का 0, y का -1। x का क्या हो गया? 0। ये लाइन है ना x का, ये 0। y का क्या है? -1। यही आएगा, नहीं आएगा? अब देखिए, एक ये लाइन, ये बिंदु, तीनों को एक साथ मिला दीजिए। नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? ये बिंदु था, ये बिंदु था, ये बिंदु था, तीनों एक लाइन में आया। इसका मतलब मेरा लगभग सही है। नहीं, अभी भी 100% सही नहीं कह सकते। क्या है? लगभग सही है। ठीक है। अब ये कौन सा समीकरण था? दूसरा में क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ लिख दीजिए x - 2y = 2। लिख देंगे ना? तो दिक्कत, अब ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो है देखिएगा, जब दो रेखाएं आपस में खींची जाती है तो क्या होता है? वो 3 तरीके से हल होता है ना? जैसे यहाँ पर बीजगणितीय विधि के 3 था, कौन? प्रतिस्थापन, विलोपन और उसी प्रकार से आलेखीय विधि का भी 3 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा जब एक लाइन दूसरे को काटती है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे उसको? प्रति दिख रहा है क्या? एक लाइन अगर दूसरे को काट रहा है तो क्या लिखेंगे उसको? प्रतिच्छेदी रेखा। तो दिक्कत, एक दूसरे को काट रहा है तो क्या आ गया? प्रतिच्छेदी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है एक दूसरे को काटे ही नहीं हो सकता है। अभी एक दूसरे को क्या कर रहा है? एक दूसरे को काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है एक दूसरे को काटे ही नहीं हो सकता है। हो सकता है में भी दोनों ऐसे ही निकल जाए, एक दूसरे को काटेगा कभी? एक दूसरे को काटेगा कभी? तो क्या इस रेखा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समांतर। इसको क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी जा सकता है, नहीं जा सकता है? एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी कभी कभी खिंचा सकता है। और ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संपाती रेखाएं कहलाती है। बताएं तो ग्राफीय विधि से जब आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको 3 गो हल निकल कर आएगा, है ना? कितना हल आएगा? 3। कौन कौन? एक होगा जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर देगी? काट देगी। तो वैसे हल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? प्रतिच्छेदी। और ऐसा भी कभी हो सकता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे ही नहीं, दोनों एक दूसरे के समांतर निकल जाए, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको? समांतर रेखाएं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजर जाए, नहीं, एक रेखा से दूसरी रेखा गुजर जाए, तो वैसे कंडीशन में उसे क्या कहेंगे? संपाती रेखाएं। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए,
बताइएगा कि ये दोनों लाइन जब काटा है तो क्या इसका कई गो हल होगा? एक ही बिंदु पर ना काटेगा। कहाँ काटेगा? एक ही बिंदु। ये दोनों रेखाएं है ना, ये दोनों रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकता है? एक। कितने बिंदु पर? एक बिंदु। तो ये कितना हल होगा? एक ही हल होगा। जब एक बिंदु पर काटेगा तो हल कितना होगा? एक। जब हल एक होगा जिसका कोई दूसरा नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। नहीं कहते? जिसका कोई दूसरा नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। तो इसका कौन सा हल होगा? जल्दी बताइए। अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और इसका एक नाम और भी होता है जिसे संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। अब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं तो बताइए कै गो हल होगा? ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं तो कै गो हल होगा? कोई हल नहीं होगा। होगा? जब एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं तो एक को हल होगा? तो कोई हल नहीं। दोनों मिलाप होगा कहीं हो? जब मेल मिलाप ही नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। तो इसका दूसरा नाम किसका? समांतर रेखाएं का दूसरा नाम कोई हल नहीं होगा, है ना? ना होगा, कोई हल ना होगा। इसीलिए इसको हम लोग असंगत कहते हैं, है ना? बनाओ ही नहीं अपने में। क्या इसको क्या बोलेंगे? असंगत। संगत का मतलब हो गया मिला जुला। असंगत का मतलब जो दोनों अलग अलग, आप अपने घर हम अपने घर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा कंडीशन क्या था? जब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन गुजर जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संगत। अब बताइए जब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन गुजरेगा तो इसके कितने हल हो सकते हैं? कितने हल होंगे बताइए? आप गिन सकते हैं? गिन पाएंगे नहीं। इसमें क्या लिख देंगे? इसका अनेक हल होगा। कितना होगा? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। 2, 4, 5, 10, 20, 50, 1000, लाख भी हो सकता है। तो कौन गिने? इसीलिए इसका क्या नाम लिख देंगे? अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो बेचारा में बनाव जरूर होगा, नहीं होगा? अनेक हल होगा तो बनाओ। इसीलिए इसको दूसरा इसका नाम। अब देखिए एक ग्राफ से हमने क्या सीखा, है ना? आलेखीय विधि से जब आप बनाएंगे तो या तो क्या होगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। और अगर प्रतिच्छेद करेगी तो कितने बिंदु पर करेगी? एक बिंदु पर। इसके लिए इसका मतलब हल कितना होगा? एक। यानी दूसरा उसका कोई हल नहीं है। जब जिसका कोई दूसरा नहीं होता उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिसका कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। और इसका एक संगत भी होगी। नहीं हो गया? दूसरी बातें ये हो सकती है, हो सकता है दोनों रेखाएं आपस में नहीं कटे, है ना? हो सकता है दोनों एक दूसरे को नहीं काटे। जैसे ट्रेन का पटरी कभी आपस में मिलता है? मिलता है? नहीं ना। उसी प्रकार से दोनों रेखाएं एक दूसरे को हो सकता है कहीं नहीं काटे, एक दूसरे को क्या निकल जाएगा? समांतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? समांतर। उस कंडीशन में जब एक दूसरे को कहीं काटेगा ही नहीं, हल कई गो होगा? कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे को भी काटेगा ही नहीं, कई गो हल होगा? एक भी हल नहीं होगा। इसीलिए हम उसको क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और इसीलिए उसका दूसरा नाम असंगत भी है। नहीं, उसका दूसरा नाम असंगत भी होगा। अब तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है एक ही लाइन पे दूसरा लाइन गुजर जाए। नहीं, एक ही लाइन से दूसरा लाइन गुजर जाए। उस कंडीशन में इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। या तो अनेक लिखिए या अनंत तक अनेक लिखिए। बतवा एक ही है ना? क्या लिखिएगा? अनंत तक अनेक हल या फिर अनेक हल। और जब एक दूसरे को काटेंगे अनेक हल होंगे तो क्या होगा? बेचारा में बनाव होगा। या कहने का मतलब है संगत होगा। नहीं होगा? कहने का क्या मतलब है? संगत होगा। समझ में ना आया? समझ में? चलिए, तो इसके लिए क्या किया ना, एक और फॉर्मूला दे दिया, है ना? ये जब कट गया ना, ये एक दूसरे को जब काट दिया तो देखा क्या इसमें कुछ मिल रहा है? क्या मिल रहा है ना? तो यहाँ पर जो समीकरण आपके पास दो को है, नहीं है? समीकरण एक और समीकरण एक और समीकरण का फॉर्मेट क्या था आप ये बताइए। समीकरण का ये बीच वाला फिलहाल मिटा देते हैं ना, आज हम लोग इसी पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण का फॉर्मेट क्या था? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, समीकरण एक है, समीकरण इसी प्रकार से दूसरा भी समीकरण होगा, नहीं होगा? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समीकरण इस दोनों में क्या फर्क लग रहा है? कोई फर्क है तो बाई फर्केट यानी फर्क करने के लिए क्या करेंगे भाई? ये समीकरण पहला है, समीकरण क्या है? इसीलिए इसमें एक लगा देंगे, इसमें भी एक लगा देंगे, इसमें भी, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? दो लगा देंगे, यहाँ भी क्या लगा देंगे? दो, यहाँ भी क्या लगा देंगे? कोई दिक्कत नहीं ना?
तो यहाँ पर क्या हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। तब जब देखा गया क्या देखा गया बताइए कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है या अद्वितीय हल होता है उस कंडीशन में ये चीज पाया गया। तो जो A1 है ना बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई B2 के बराबर है। समझ गए? उस कंडीशन में क्या देखा गया, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं है ना, जब उसको जांच किया गया पता चला कि ये कैसे हो गया भाई, है ना। तो जांच करने पर ये पता चला कि जो A1 है ना A1 बाई A2 A1 बाई यानी पहला समीकरण का वैल्यू दूसरे समीकरण का बाई में किया और इक्वल टू नहीं होना चाहिए किसका, A1 बाई B1 बाई B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी A1 बाई A2 का वैल्यू जितना आना चाहिए उतना B1 बाई B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। B1 बाई B2 के बराबर, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा या गलत लिखा। नहीं, अब यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू बताइए कितना होगा। x के साथ जो रहेगा वो A1 कहलाएगा, क्योंकि समीकरण क्या है पहला, इसलिए जो भी पहला समीकरण का जितना भी होगा x के साथ वो A कहलाएगा। x के साथ क्या है, कुछ है नहीं है तो एक मानेंगे ना, कुछ है नहीं है क्या मानेंगे एक। A1 का वैल्यू कितना, B1 का वैल्यू कितना, y के साथ जो है वो B1 कहलाएगा, B1 का वैल्यू कितना और C1 का वैल्यू कितना। बराबर के हमेशा इस साइड लेके करना है ना, तो क्या करेंगे ये हाँ प्लस था इधर आया तो फॉर्मेट क्या है बराबर में जीरो होना चाहिए। यहाँ बराबर में जीरो नहीं था, इसलिए बराबर में जीरो लाने के लिए दोनों को क्या करेंगे इस सेट कर ली। तो C1 का वैल्यू कितना हो गया -1, A2 का वैल्यू कितना कुछ नहीं -1, B2 का वैल्यू कितना -2 और C2 का वैल्यू कितना -, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये जो लिखा है सही लिखा है। हमने तो देखा ये जो इसी समीकरण का क्या निकाले हैं, ग्राफीय विधि से कितना निकला, एक हल निकला है। तो एक हल वाला जो फॉर्मेट दिया है क्या वो सही है, देख लेते हैं। तो क्या दिया है A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई, ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए। A1 का वैल्यू कितना 1 बाई इक्वल टू नहीं होना चाहिए कितना 3 बाई -2 नहीं 3 बाई, क्या दोनों बराबर दिख रहा है। इसका मतलब जो हम बताएं बिल्कुल सही है, नहीं है जो हम बताएं वो बिल्कुल क्या है सही है। इसी प्रकार जब A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई B2 होता है तो आप उसको क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे। वो रेखा या तो प्रतिच्छेदी हो सकती है या तो एक हल होगा या तो संगत होगा। नहीं क्या होगा, इसी A1 बाय A2 है ना, A1 बाय A2 इक्वल टू नॉट B1 बाय B2 का हल जो है वो क्या हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी होगा या तो अद्वितीय हल होगा या तो संगत होगा। नहीं, दूसरा प्रोसेस है बनाने का, उसको सॉल्व करने का। देखिए एक तो प्रोसेस ये है, नहीं है इतना लंबा बनाने के बाद पता चला क्या है वो अद्वितीय हल नहीं है या प्रतिच्छेदी है। अगर उतना नहीं बनाना है हमको, अगर बोला ग्राफीय विधि से नहीं कीजिए, हाँ बोल क्या दिया हमको कि सिर्फ आप ये पता कीजिए कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, तब इतना बनाएंगे हम। नहीं तो दूसरा तरीके से चलेंगे। नहीं कहाँ से चलेंगे, दूसरा तरीके से। कौन है उसके लिए, संगत के लिए है ना, अद्वितीय के लिए और प्रतिच्छेदी के लिए क्या फॉर्मूला दिया, A1 बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बाई। उसी तरह से आपको समांतर के लिए भी फॉर्मूला दिया है ना, किसके लिए दिया, तो समांतर के लिए दिया। क्या दिया, अब बोला इन दोनों को बराबर कर दीजिए। किन दोनों को, किन दोनों को, A1 बाई बराबर B1 बाई, तीसरा को बराबर नहीं कीजिए, तीसरा को बराबर, कौन कौन बराबर हो गया, पहला 2 बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं है। अगर इस तरह से कंडीशन मिल जाए तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं या कोई हल नहीं है, या क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। और तीसरी में क्या होगी बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है, आगे स्टेप क्या हो सकता है। पहला में हमने दिया बराबर नहीं है, दूसरा में क्या किया, चलो एगो की बात मान लेते हैं बराबर कर देते हैं, हाँ बहुत जिद किए, अरे वहाँ बराबर नहीं किया, अच्छा एक बार मान लेते हैं बराबर कर देते हैं। फिर हम बोले नहीं अगला नहीं होगा, अगला हम बराबर नोट कर दिए ना। अब तीसरा क्या हो सकता है, अंदाज लगा, तीनों एक दूसरे के बराबर होगा, नहीं होगा, तीनों एक दूसरे के, अर्थात क्या होगा बताइए, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई, ये किसके लिए फॉर्मूला है,
संपाति के लिए। किसके लिए फॉर्मूला है? संपाति के लिए। और आगे फिर दूसरा क्या नाम है संपाति का? अनेक हल। नहीं है, दूसरा क्या नाम है? अनेक हल। तीसरा क्या है? संगत है। कहीं को कंफ्यूजन? कहीं को कंफ्यूजन है? आप क्या करेंगे, कल के लिए होमवर्क इसी तरह से कुछ 10 क्वेश्चन लिख